So let start the class. Today we will start new topic. आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम फंक्शन है। इसलिए कि ध्यान दीजिए, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देकर इसको देखिए। ये फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। ये फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें किसी पार्टिकुलर टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। मतलब इसमें एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होगा। So in other words, function is a group of statements that together perform a task. In every C program, at least one function which is called as main. प्रत्येक सी प्रोग्राम कम से कम एक फंक्शन होता है जिसको मेन बोलते हैं। मेन नेसेसरी है। सारे प्रोग्राम में आपका मेन होगा, उसके अलावा कोई एडिशनल फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। ये आपके प्रॉब्लम या टास्क के रिक्वायरमेंट के अनुसार डिपेंड करता है। सो प्रत्येक सी प्रोग्राम में एटलीस्ट वन फंक्शन होगा जिसको मेन बोलते हैं, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। सो फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड्स कह सकते हैं, जिसको किसी हम पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन करते हैं। सपोज कीजिए हमने फंक्शन डिजाइन किया सम, सपोज नेम दे दिया उसका सम नेम दिया। इसका काम बता क्या करेगा? इसका ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड होगा, इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट्स होगा। क्या ये फंक्शन डिजाइन किया इस तरह से कि इसमें दो नंबर को क्या करें, ऐड करने का फंक्शन है। इस तरह से क्या फंक्शन में एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होगा, उसका कोई पार्टिकुलर पर्पस होगा, कुछ नेम होगा। हमने इसको डिजाइन किया कि दो नंबर लेंगे, सपोज कि ए लिए और बी लिए और दोनों को ऐड करके रिजल्ट दे देता है। बस इसको मतलब दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम है, अलग से डिजाइन किए। इसका नेम दे दिए सम, रिजल्ट क्या है दे देगा, दोनों को जोड़ कर दे दिया। ऐसा कुछ डिजाइन किया। इस तरह से आप एवरेज का भी एक फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं, प्राइम नंबर फाइंड करने का, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का, कोई भी का एक एडिशनल आप फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं। और इसको आप बार बार यूज भी कर सकते हैं। उसका आगे पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ये ब्लॉक ऑफ कोड और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। और एक पॉइंट, इसके अलावा एक पॉइंट हमेशा नोट करके रखिएगा, प्रत्येक सी प्रोग्राम में एटलीस्ट वन फंक्शन होता है जिसको मेन बोलते हैं। मेन के अलावा आपको एडिशनल फंक्शन हो सकते भी हैं, नहीं भी हो सकते। वो आपका प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा, प्रॉब्लम के अनुसार डिपेंड करेगा आपको क्या टास्क दिया गया है, किस चीज का प्रोग्राम करना है, क्या करना है, उसके अनुसार डिपेंड करेगा। एक सिर्फ मेन होगा या मेन से ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा। सो फंक्शन का ध्यान दीजिए, फंक्शन डिफिनेशन कैसा, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ए सी फंक्शन है। उसमें देखिए ये चीज होता है, पहला होता है रिटर्न टाइप। कोई फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, उसका नेम होगा, उसका उसमें लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हो गए, उसका इसका फंक्शन का बॉडी होगा। बॉडी में वही जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, इनपुट आउटपुट, जो उसका कैलकुलेशन जो भी होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होगा उसका बॉडी में होगा। फंक्शन का नेम भी होगा, कुछ ना कुछ नेम देना होगा। उसके अलावा उस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, इधर वॉइड भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, अगर उसमें कुछ पैरामीटर्स का जरूरत पड़ेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ देखिए पहला टर्म क्या आ रहा है, फंक्शन डिफिनेशन का। ये जनरल फॉर्मेट है, इस फॉर्म में आप फंक्शन का डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो पहला टर्म आ रहा है रिटर्न टाइप। क्या ध्यान दीजिए, रिटर्न टाइप ये वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। सो रिटर्न टाइप is a data type of the value of the function. तो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप, अगर किसी फंक्शन में हम लोग कुछ नहीं रिटर्न टाइप करते हैं तो डिफॉल्ट क्या होगा, वो इंटीजर रिटर्न करता है। नहीं तो ऐसे फिर आप हमको आप प्रॉब्लम स्पेसिफिक वॉइड, कुछ फंक्शन आपको कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है उसमें आप वॉइड लगा सकते हैं। अगर आपका इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंट लगा सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट रिटर्न टाइप दे सकते हैं। तो कोई फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, और कुछ नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। सो ये फंक्शन में रिटर्न वैल्यू, तो जरूरी नहीं कि हमेशा फंक्शन रिटर्न करे, भाई कुछ वैल्यू रिटर्न करे, कभी कर भी सकता है, नहीं कर सकता, या प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा। बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर रिटर्न करेगा। और क्या इंटीजर तो डेटा टाइप ऑलरेडी नो। सेकंड टर्म क्या है, तो पहला तो रिटर्न टाइप है, सेकंड टर्म इसमें क्या आ रहा है, फंक्शन डिफिनेशन में फंक्शन नेम आ रहा है। प्रत्येक कोई फंक्शन डिफाइन कीजिएगा या डिक्लेयर कीजिएगा तो उसका एक नेम देना होगा, वो आपको चूज करना होगा, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन, एक कीवर्ड नहीं यूज करना है, जो जिस कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे आपको सम का प्रोग्राम करना है, सम दे सकते हैं। एवरेज का प्रोग्राम करना है, एवरेज लिख सकते हैं या एवरेज नेम दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना फंक्शन का नेम दे सकते हैं। इस तरह से आप फंक्शन का नेमिंग कर सकते हैं। थर्ड टर्म हमारा क्या है इसमें, फंक्शन डिफिनेशन में पहला रिटर्न टाइप है, दूसरा फंक्शन नेम।
उसके बाद आया लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स लिस्ट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा। तो सो पैरामीटर इज लाइक ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब कुछ रखने का जगह की तरह समझ सकते हैं प्लेस होल्डर। यानी फंक्शन इज इनवोकेड टू पास अ वैल्यू टू द पैरामीटर। पैरामीटर दिस इज रेफर्ड एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट। ध्यान दें, ये क्या हुआ, लिस्ट ऑफ पैरामीटर हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है या कुछ हो सकता है, कुछ होगा। सपोज लिस्ट ऑफ पैरामीटर में सपोज एक वैल्यू ए आता है, दूसरा वैल्यू मान लीजिए कि कमा दे के इस तरह से लिखेंगे बी आया। ये प्लेस होल्डर है, जो वैल्यू पास किया जाए उसको ए रिसीव करेगा, दूसरे वैल्यू को बी रिसीव करेगा। इस तरह से अगर एक और तीसरा अगर वेरिएबल दे देते हैं तो कुछ थर्ड वैल्यू पास होगा तो सी उसको रिसीव कर ले। इस तरह से लिस्ट ऑफ पैरामीटर हो सकता है, या लिस्ट ऑफ पैरामीटर ब्लैंक्स भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा। तो एक तरह से क्या होगा, प्लेस होल्डर मतलब किसी डेटा को रिसीव करने का काम करेगा। थर्ड तीन चीज हो गया, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। लिस्ट ऑफ पैरामीटर ऑप्शनल है, किसी प्रोग्राम में होगा, किसी में नहीं होगा। बोल चुके हैं ऑलरेडी कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, प्रॉब्लम डिपेंडेंट है। किसी फंक्शन में हो भी सकता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर, किसी में नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा आगे। फिर नेक्स्ट क्या है, फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। तो फंक्शन क्या काम करेगा वो फंक्शन बॉडी के अंदर लिखा होगा। जैसे सपोज ये आपने आपको क्या करना है, दो नंबर डिक्लेयर करना है, उसको जोड़ना है, उसको रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो ये आपका क्या होगा, सारे होगा। दो नंबर डिक्लेयर करना होगा, क्या जब सपोज इंटीजर डिक्लेयर करना है तो इंट ए बी दो डिक्लेयर किए, उसके बाद सम इक्वल टू ए बी ऐसा करेंगे, उसको प्रिंट सम कर देंगे। इस तरह से मतलब जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होगा तो क्या एक्चुअल एक्चुअल फंक्शन वही होगा ना कि एक्चुअल नंबर। इस बॉडी में क्या होगा, जो फंक्शन काम कर रहा है उसी के बारे में लिखा होगा, कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूशन के बारे में लिखा हुआ रहेगा, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होगा, वो सारे क्या होगा इसमें फंक्शन बॉडी में आएंगे। इस तरह से क्या होगा, कोई भी फंक्शन डिफिनेशन किस तरह से होगा, रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा उसका रिटर्न टाइप, सेकंड फंक्शन नेम, थर्ड लिस्ट ऑफ पैरामीटर, उसका बॉडी ऑफ फंक्शन मतलब जिसे क्या करना है कैसे करेगा वो सारा डिटेल्स बॉडी ऑफ फंक्शन में होगा। ये एग्जांपल से ज्यादा आपको क्लियर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये जैसे आपका सी का प्रोग्राम का फंक्शन, इसमें हैश इंक्लूड जो भी अगर आपको रन करवाने की इच्छा होगा तो हैश इंक्लूड जो भी आपका लगाना है वो लगाना होगा। ये जस्ट आपका सैंपल है प्रोग्राम के किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं या और डिक्लेयर करते हैं। देखिए आपका ऑलरेडी टोल्ड है कि किसी भी सी प्रोग्राम में एटलीस्ट वन फंक्शन मेन होगा आपका। प्रत्येक सी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होगा मेन, उसके अलावा एडिशनल फंक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम डिपेंडेंट है। इस केस में देखिए क्या आपका मेन तो मेन फंक्शन है पहले से, उसके बाद और कोई फंक्शन दिख रहा है, इसमें हमने सम डिक्लेयर किया है। ध्यान दीजिए कैसे वर्क करे। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, हमेशा मेन से स्टार्ट होगा। मेन का स्टार्टिंग यहाँ है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपका शुरू होगा, ऑलवेज यहाँ से मेन से। कोई सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होता है, मेन का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट उसको क्या मिला, इंट है, ये कीवर्ड है, उसका ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और साथ में उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिए। पहले हम वैल्यू में असाइन क्या किए, सपोज ये आपका ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। इसका पहला में क्या होगा, पहला लोकेशन पर इसमें पहला वेरिएबल में 10 स्टोर हुआ है, दूसरे में क्या गया 20। ध्यान दीजिए इस तरह से समझते, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको साथ में असाइन भी कर दिए। इसका कुछ एड्रेस होगा, उसको कुछ भी एड्रेस हो सकता है, ए का कुछ एड्रेस होगा, बी का एड्रेस होगा, उसमें यहाँ जरूरत नहीं है डिस्कशन है। इसने फिर हमने क्या किया, थर्ड वेरिएबल जेड नाम से डिक्लेयर किए हैं, उसका भी डेटा टाइप इंट है। थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसका क्या है नाम दे दिए हैं जेड है। बस इतना ही काम हुआ है, दो स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट में क्या करें, जेड इक्वल टू सम ए कमा बी। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, नया चीज अभी करें। इसमें क्या करें, जेड में क्या आएगा, सम ए कमा बी आ रहा है। ध्यान दीजिए सम एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, यहाँ क्या फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है। इस तरह से कॉलिंग करेंगे तो क्या पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा, ये सम आपका ये मेन के बाहर इधर भी हो सकता है, मेन के बाहर इधर भी हो सकता है। यहाँ देखिए सम कहाँ पर है, सम यहाँ पर। तो जैसे ही इस लाइन को इन्वोक करेगा, कंट्रोल ट्रांसफर होकर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, सम ए कमा बी, मतलब सम 10 20 है, इसका मतलब यही नहीं हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको डिफाइन यहाँ पर किया गया हुआ है, सम को इंट, इसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप हुआ, ये फंक्शन का नेम दिए हम लोग सम। उसके बाद इसमें लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, दो पैरामीटर है एक्स और वाई, उसको इंट एक्स इंट वाई इस तरह से दिए हैं। इसमें जो भी वैल्यू पास होगा ए और बी का, ए का वैल्यू एक्स रिसीव करेगा, ए का वैल्यू जो भी था ये रिसीव करेगा, और बी का वैल्यू
बी का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू ए रिसीव करे, सॉरी एक्स जो करेगा क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है ए का, ए का वैल्यू एक्स रिसीव करेगा और बी का वैल्यू वाई रिसीव करेगा। मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 10 रिसीव होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 10 रिसीव हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 इसलिए एक्स का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20 रिसीव होगा। यही काम हो रहा है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगला बॉडी में इसका क्या, सम का बॉडी में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट आपको है, रिटर्न एक्स प्लस वाई। मतलब क्या करना है, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई के वैल्यू को जोड़ के रिटर्न कर देना है। तो एक्स और वाई के वैल्यू को जोड़े क्या होगा, 10 + 20 30, 30 रिटर्न कहाँ जाएगा, यहाँ तो क्या होगा, ये जैसी एंड होगा तो यहाँ से वापस फिर से यहाँ ही आएगा, कंट्रोल यहाँ आएगा तो क्या रिटर्न कितना वैल्यू आ रहा है, 10 + 20 30। जब 30 कहाँ जा रहा है, जेड में स्टोर हो रहा था, जेड का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से आपका जेड का वैल्यू 30 होगा। ध्यान दीजिएगा, जेड का वैल्यू 30 हो गया, क्या होगा इसका 10 और 20 को क्या कर दिया था, एक्स और वाई में रिसीव कर लिया था और एक्स वाई क्या किया, ऐड करके वापस रिटर्न एक्स वाई किया, जिस वजह से रिटर्न होगा तो कहाँ रिसीव होगा, जेड में रिसीव हो गया, जेड इक्वल टू सम लिखे थे तो जेड में ये वैल्यू रिसीव हो जाएगा, जेड में कितना रिसीव होगा 30। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है आपका, प्रिंट परसेंटेज जेड, मतलब जेड का वैल्यू को प्रिंट करना, मतलब ये 30 का आउटपुट मिल जाएगा। इस तरह से नॉर्मल सब सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जनरल फंक्शन को क्या किया, ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया यहाँ पर और फंक्शन को ये कॉलिंग किए क्या, जेड इक्वल सम ए प्लस बी थे, ए प्लस बी किए ए कमा बी होता है। फर्स्ट वैल्यू ए का 10 तो 10 कहाँ गया, एक्स में रिसीव हो गया, इस तरह से एक्स अनदर वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए थे और वाई आपका अनदर था, ये एक्स था और ये वाई था। और जैसे ही यहाँ सम इज जेड इक्वल सम ए कमा बी किए तो ए का वैल्यू किस में कॉपी हुआ, एक्स में कितना कॉपी हुआ 10, जो वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू कितना था 20, 20 कहाँ कॉपी हो गया वाई में ये 20 हो गया। यही हुआ है ना काम। उसके बाद सर इसमें जो ए और बी का वैल्यू है, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा क्या है, इसे बोलिए। ए और बी का वैल्यू सेम वाई, एक्स और वाई का कैसे होगा, वही तो कॉपी सिंटेक्स तो सीखिए क्या बता रहे हैं आप, ध्यान दें, सम इज इक्वल टू ए कमा बी दिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू ए पहला वेरिएबल जो पास करेगा, वैल्यू वेरिएबल ए क्या पास कर रहा है 10, 10 पास करा तो उसको 10 कौन सा रिसीव करेगा, पहला वेरिएबल वाई एक्स रिसीव कर रहा है उस वैल्यू को, ए का वैल्यू तो अपना 10 का 10 है, उसका कॉपी को एक रिसीव किया, क्या किसने किया, एक्स रिसीव किया, एक्स इक्वल टू 10 हो गया। ये इसका सिंटेक्स है, जो पहला आर्गूमेंट यहाँ होगा ए है तो ए को किसने रिसीव, यहाँ एक्स दिया तो एक्स रिसीव करेगा, अगला क्या है वाई है तो वाई रिसीव करेगा। और ध्यान दीजिए यहाँ इंटीजर पास कर रहे हैं तो यहाँ इंटीजर ही रिसीव होगा, एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल 20 रिसीव हो गया। और ये क्या किए फिर अगला लाइन में रिटर्न एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड किए तो ऐड कहाँ वापस जा रहा है, जेड इक्वल में चल जा रहा है, जेड इक्वल टू 30 रिसीव हो जाएगा, उसका जेड को सिंपली प्रिंट करिए, सैंपल प्रोग्राम, इसका बहुत सारा और नंबर ऑफ एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे सैंपल कैसे यहाँ से कॉल किया। जैसे अगर यहाँ सी अंदर वेरिएबल रहता तो यहाँ एक और लगा देते कुछ जैसे इंट कमा क्यू कर लेते तो क्यू उसको क्या थर्ड वेरिएबल को रिसीव कर, इससे मतलब डायरेक्टली तो सर कॉरस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू को सेम रिसीव। वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं वेट सब कुछ जैसे डिस्कस करेंगे, वेट करें सब कुछ डिस्कस करेंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पर आप कर भी देखिए, जहाँ पे यहाँ एक्स लिए हैं और यहाँ वाई लिया, अभी देखिए सिंपल बता इसलिए हम नहीं वहाँ कंप्लीट करेंगे, वो सब बीच में हम फिर डिस्कस कर देंगे, जो आप पूछ रहे हैं सेम करेंगे नहीं करेंगे, वो सब जो सवाल आ रहा है आपको लास्ट में मौका भी देंगे और बीच में ऐसा हो सकता है लास्ट टाइम तक आपको पूछने का जरूरत भी नहीं पड़े, इसलिए वेट कीजिए। इस प्रोग्राम इसलिए ज्यादा ओके इसलिए सर बता रहे हैं क्योंकि इसमें फिर समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सिंपली लिए क्या, दो वेरिएबल ए और बी लिए, ए का 10 बी 20, कोई इशू नहीं होना चाहिए। थर्ड वेरिएबल जेड लिए, जेड अभी यहाँ कुछ नहीं असाइन हुआ। फिर ये कॉल करने का तरीका है जेड इक्वल टू सम ए कमा बी लिए तो सम जो भी फंक्शन है ये जो भी रिटर्न करेगा उसको जेड में स्टोर होगा, तो सम ए कमा बी दिए हैं, दो पैरामीटर है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिसीव करेगा, ए है तो यहाँ एक्स रिसीव करेगा, बी का वैल्यू वाई रिसीव करेगा, दोनों रिसीव करके क्या गया रिटर्न, या तो कुछ नहीं काम, इसमें सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है। इस फंक्शन डिफिनेशन में एक सिंगल स्टेटमेंट है, क्या करें एक्स प्लस वाई को ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करें तो कौन रिसीव करेगा, जेड रिसीव करेगा, जेड कितना वैल्यू रिसीव करेगा 10 + 20 30 रिसीव करेगा, जेड इक्वल 30 हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम आगे देखिए थोड़ा सा क्लियर होता जाए, हमने फंक्शन पढ़े थे, इसमें क्या है सिंपल एक फंक्शन डिजाइन किए थे और कुछ नहीं किए, फंक्शन डिजाइन किए दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिए। आगे कैसे कितने किसमें ऐड होगा, किसमें रिटर्न होगा, किसमें नहीं रिटर्न होगा, ये सब टाइप्स ऑफ डिफरेंट आ जाएगा आपका नेम। फिर क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहले आप लोग क्या करते हैं, इससे पहले क्या करते हैं हमेशा लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करते आए थे। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहले हम लोग जितना भी यूज किया था क्या था आपका लाइब्रेरी फंक्शन था, प्रिंटफ स्कैनफ जो भी यूज किए थे क्या लाइब्रेरी फंक्शन था, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग अभी तक नहीं यूज किए थे।
तो फंक्शन ध्यान दीजिएगा, फंक्शंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी फंक्शन, जो ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब द फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल्स में ऑलरेडी डिफाइंड है। प्रत्येक हेडर फाइल्स में नंबर ऑफ स्पेसिफिक सी फंक्शंस होते हैं। हम लोग अभी तक क्या स्टैंडर्ड stdio.h यूज करते हैं, जिसमें क्या सारे स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स डिफाइंड होते हैं। उसका एक मैथ्स.h होता है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शन के लिए होता है, string.h में स्ट्रिंग फंक्शन, हैंडलिंग फंक्शन होंगे। इस तरह से बहुत सारे हेडर्स फाइल्स में, सभी हेडर्स फाइल्स में कुछ ना कुछ लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। उसको क्या करते हैं, बस हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे और यूज कर लेते थे। लेकिन आगे हम लोग क्या यहाँ पर फंक्शन पढ़े थे, इसमें एक नया आया है हम लोग का यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, जो हम लोग खुद डिजाइन करते हैं उसको यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय सी प्रोग्रामर, हम लोग के द्वारा, सो दैट ही और सी कैन यूज इट मेनी टाइम्स, सो इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखें इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम। क्या करता है, जैसे सपोज कि आपको ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें जो आपको क्या एडिशन करे, मल्टीप्लीकेशन करे, सब्ट्रैक्शन, मतलब बहुत सारा दिया होता है। क्या करें उसमें, क्या करना होगा कि एडिशन के लिए एक अलग यूजर डिफाइंड फंक्शन डिजाइन कर लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग कर दिए, डिवीजन के लिए अलग कर दिए। अब जिसका जब जरूरत पड़े उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, तो कॉल कर लेंगे तो वो क्या है, इसमें तो क्या ए और बी का वैल्यू पास करके हमें रिजल्ट मिल गया। अब सपोज कि अगली बार हमको कोई अदर है पी है और कोई वैल्यू क्यू है, पी और क्यू का कुछ वैल्यू है दिया हुआ, उसको हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट दे ऐड करके, तो उसको अगली बार क्या करेंगे, कुछ नहीं, जेड इक्वल टू ऐसा करेंगे, एक लाइन लिख देंगे, जेड इक्वल टू सम ऐसा लिख के, और पी दोनों का वैल्यू पास कर देंगे, पी कॉमा क्यू। इस तरह से क्या करेगा, किसी दूसरे नंबर के लिए भी ये रिजल्ट दे देगा। सिंपल हो जाए, क्या होगा, आपको बार बार इसके लिए क्या एडिशन का लॉजिक लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपको बार बार सिर्फ वैल्यू देके कॉल कर दीजिए उसको, आपको रिजल्ट दे देगा। ये तो सिंपल लग रहा है, सिंपलेस्ट है क्या, बस दो को ऐड करें। इस तरह से आपका क्या होगा, एवरेजिंग का कोई प्रोग्राम लिखना है, आपको शुरू में क्या किया, 10 नंबर का एवरेज कर दिया, अगले बार क्या कर 20 का, उस तरह से आपको जब भी वो जरूरत उसके अनुसार कॉलिंग करते जाइए, फंक्शन को सिर्फ कॉल कर देना और वैल्यू देकर कॉल कर दीजिए, वो आपको रिजल्ट दे देगा। प्रिंटफ क्या करता है, जैसे प्रिंटफ लेते क्या करता था, डिस्प्ले करता था, लेकिन इसमें हम लोग क्या किया, सम दिए, ये क्या करेगा, इसका काम क्या किया, 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम। इसमें बहुत सारा टिपिकल प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसका प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी ईजी हो जाता है, प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। ये तो आपको छोटा लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि इसमें तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट, तोड़ने से कोई फायदा नहीं लगेगा। जब आपको बहुत बिग प्रोग्राम करना है, जैसे आप भी सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा टास्क दिया जाता है, सपोज कि आपको एक ऐसा इवेंट मैनेजमेंट का काम दे दिया, सपोज जनरल लाइफ का प्रोग्राम, फिर इसको अभी भूल जाइए, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो किसी भी पार्ट एक ही आदमी को सारा काम नहीं दिया, इवेंट मैनेजमेंट करना है तो सपोज कि डेकोरेशन का काम किसी और को देते हैं, साइट कहाँ करना है ये डिजाइन, इसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। अगर म्यूजिक का है तो म्यूजिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और का देता है, अगर खाना नाश्ता की व्यवस्था करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टिकुलर, मतलब हर एक आदमी को इसके लिए एक पार्टिकुलर पर्सन को असाइन कर देते हैं। इसी तरह फंक्शन में क्या, प्रत्येक काम के लिए आपको अलग अलग उसको मेन टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या होगा, आसानी होगा जब जरूरत पड़ेगा। जिससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा, सपोज कि डेकोरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको डेकोरेशन वाले को कांटेक्ट कर लीजिए। इसी तरह क्या होगा, इसमें आपको सम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो है जिसमें जरूरत होगा उसको आप कॉल कर लीजिए। उसी तरह मतलब जनरल लाइफ का ही क्या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड कर हम लोग प्रोग्राम को इजीली बना सकते हैं। सो इसलिए हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं। सो सी फंक्शन क्या है, द सी the function which are created by C programmer so that we can use many times, मतलब बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं जब जरूरत होगा। तो ये क्या करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि छोटे छोटे उसको प्रोग्राम में डिवाइड कर देता है। जब जरूरत होगा, जिसको जरूरत होता है उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। कुछ हम लोगों को क्या ऑलरेडी गिफ्टेड है, क्या सी हेडर्स फाइल में गिफ्टेड, जैसे प्रिंटफ स्कैनफ क्या है ऑलरेडी गिफ्टेड है सी हेडर फाइल में, हम लोग को प्रिंट करना था, प्रिंटफ को कॉल कर लेते, उसका लाइब्रेरी फंक्शन का अलग तरीका है, कॉलिंग करने का है हम लोग का अलग तरीका है। हम लोग जो डिफाइन करते हैं उसको चुपचाप कॉलिंग करते हैं। सो हम लोग एक बार सी फंक्शन डिफाइन कर लिए, उसको बार बार कॉल करके जितने बार जरूरत हो कॉल करके यूज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग प्रिंटफ बार बार जरूरत पड़ता है प्रिंटफ लिख देते हैं वो उसको, और उसका हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं। उसका लिखने का थोड़ा तरीका इधर अलग है, उसको हेडर फाइल में इंक्लूडेड है। हम लोग कॉलिंग के लिए क्या, कॉलिंग का सिंटेक्स लिखना होता है। और ध्यान दीजिए इस कॉलिंग कैसे काम करता है, ये सैंपल है सी प्रोग्राम का, इसमें क्या हो रहा है ये नहीं दिया, मतलब कैसे काम कर रहा है ये समझाने के पर्पज से हमने ये लिखा है। इसमें हमने क्या किया, देखिए आपका एक मेन फंक्शन होगा, वो तो आप ऑलरेडी टोल्ड कर दिया कि मेन होगा ही। उसके अलावा आपको जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक होगा, जो काम होगा उसके अनुसार सब टास्क होगा। इसमें क्या देखिए मेन किए हैं, उसका ये डॉट डॉट कर दिया, मतलब कुछ ना स्टेटमेंट्स होगा उससे हमको, यानी जो मेन लॉजिक जो समझाना है उस पर आते हैं।
पहला आपको क्या मिल रहा है, सम, एक सम फंक्शन मिल रहा है, इसको हमने कॉल किया है, कुछ पैरामीटर नहीं है, खाली ब्लाइंडली इसको कॉल किया। तो कॉल करेंगे तो जैसे ध्यान, इसमें कैसे काम करता है, सी का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन से। ध्यान दीजिए, तो मेन का बॉडी यहाँ स्टार्ट होगा और सी का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान रहेगा तो आपका प्रोग्राम क्लियर रहेगा कैसे काम करे। उसका जो भी नंबर स्टेटमेंट मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करता हुआ आगे बढ़ेगा, तो इसको क्या मिला, एक सम फंक्शन मिला। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ सिर्फ हमने कॉल किया है, और ये डिफाइन कहाँ किया होगा, कहीं भी फाइल में होगा, तो जहाँ फाइल में होगा जैसे ये इसको इन्वोक करेगा, आपका कर्सर यहाँ मतलब मूवमेंट यहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट जैसे यहाँ जाएगा क्या करेगा, कर्सर को कंट्रोल डायरेक्टली भेज देगा कहाँ, जहाँ पर ये आपका सम फंक्शन डिफाइंड है। जहाँ सम फंक्शन डिफाइंड है वहाँ कंट्रोल चला गया, और सम फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स हो गए उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे इसका एंडिंग ब्लॉक है, एंड पर जाएगा तो वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल आया था वहीं से वापस जाएगा, उसका ये वापस आपका चला जाएगा, यहाँ पर वापस चला जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, आपका वापस यहाँ चला गया। इस तरह से जो भी इसमें स्टेटमेंट्स होगा, जो भी आपको लॉजिक लेगा उसके अनुसार काम करेगा और वापस यहाँ चलाएगा। अगला फिर ध्यान दीजिए, अगला अगला ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, एरिया। एरिया में क्या करना है, एरिया भी क्या हमने किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जैसे इस लाइन को इन्वोक करेगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ एरिया डिफाइंड होगा वहां चला गया। इस तरह से क्या गया, ये कंट्रोल सीधा यहाँ गया, एरिया के पास चला गया। एरिया में जो भी स्टेटमेंट्स हो गए, लॉजिक हो गए, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एरिया का स्टार्टिंग यहाँ था, एंडिंग यहाँ था, जैसे यहाँ जाएगा क्लोजिंग ब्रेस के पास जाएगा, तो क्या आएगा, वापस कहाँ वापस जाएगा, जो इसको कॉल किया है वहां क्या था, हमने मेन ने इसको पुकारा था, मेन ने कॉल किया था, तो मेन के पास ही वापस जाएगा, तो ये मेन के पास वापस कंट्रोल जाएगा। इस तरह से यहाँ मेन के पास यहाँ वापस फिर से जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि अगला स्टेटमेंट फिर से आपको सम मिला। अब देखिए इस केस में क्या होता है, अगर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार क्या यहाँ तक एक बार सम को डिफाइन कर दिए, उसको जब भी मिलेगा उसको कॉल कर दिया, फिर यहाँ से कॉलिंग कहाँ, दोबारा सम मिला तो फिर से दोबारा से सम का कॉलिंग कहाँ जाएगा, यहाँ से सम का कॉलिंग फिर से दोबारा से यहाँ जाएगा, इस सम के पास जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी होगा इसमें उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका जैसे क्लोजिंग के पास जाएगा तो फिर से वापस कहाँ जाएगा, जो कॉल किया था, जहां से कॉल किया था वापस यहाँ इस सम के पास जाएगा, उसका जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ मेन का एंडिंग होगा। इस तरह से आपका सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, सीक्वेंस में होगा। इसमें ध्यान दीजिए, एक फायदा क्या हुआ आपको, हमको दो बार सम से इस सम फंक्शन का दो बार यूज करा, तो उसको क्या किया, सिर्फ दो बार कॉल कर दिया, दोबारा आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी सम फंक्शन को। अगर तीसरी बार जरूरत पड़ता है तो थर्ड टाइम में भी कॉल कर देते हैं। इस तरह से क्या होगा, आप इसको यूजर बार बार एक ही फंक्शन को री यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा, नंबर ऑफ लाइन्स रिड्यूस होगा, आपका टाइम सेविंग होगा। मतलब इस तरह से आपको प्रोग्राम को आसान किया जा सकता है, मतलब सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या, यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो वहां जाएगा, वापस अपना काम करेगा, वापस भेज देगा। अब इस तरह से ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ था, जैसे इसमें हम लोग क्या किया, ध्यान दीजिए, मेन ने कॉल किया था, किसको कॉल किया था, पहली बार सम को किया था, दूसरी बार एरिया फंक्शन को कॉल किया था, थर्ड बार सम को फिर से कॉल किया था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने मेन कॉल किया था, यहाँ तो हमने कुछ नहीं दिया, लिस्ट ऑफ पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन आगे देखिएगा आपको पैरामीटर वाला भी आएगा। ठीक है, इसमें आप ऐसा भी कर सकते, सम को पैरामीटर के साथ भी कॉल कर सकते थे, ब्लैंक भी कॉल कर सकते थे, कुछ भी होगा। तो इसमें दो तीन तरीके से आगे पढ़ना होगा आपको, विदाउट आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट, जो आगे है बताएंगे। इस तरह से क्या होगा, कॉल करेगा, कुछ रिजल्ट हमको मिलेगा, कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा, कोई अपने पास भी एग्जीक्यूट कर करेगा, ऐसा हो सकता है। वो सब आगे डिस्कस होगा। इसमें ध्यान दीजिए, एक टर्म आता है, ये तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ गया, इसमें प्रोटोटाइप आता है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको पढ़ाए थे, जो यहाँ दीजिएगा, फंक्शन ये डिफिनेशन है, फंक्शन को ये डिफाइन किए हैं, इसमें फंक्शन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ यहाँ है। ये फंक्शन डिफिनेशन है और फंक्शन एक डिक्लेरेशन यहाँ बता रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है, उसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं। कभी कभी एक लाइन में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, या भाई हम लोग पूछते हैं क्या, फंक्शन व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, दोनों सेम है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, list of parameter, data type of the parameter and return type of the function name, list of parameter, data type of the parameter and return type of the function। ठीक है, इसमें क्या होगा,
सिर्फ ये बताता है इसमें कुछ क्या काम होगा, ये नहीं बताएगा। सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स क्या है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है, मतलब डेटा टाइप क्या है, 4 चीज बताता है। सो उसमें एक सिंपल डिफिनेशन दे दीजिएगा, ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, पहला फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न। ये सिंपल प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कैसे होता है, देखिए इंट दिए, जीसीडी आपका फंक्शन नेम है, इंट num1 इंट num2, आपका दो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, दोनों का डेटा टाइप इंट है, और ये फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप भी इंट है। सो यहाँ क्या है, जीसीडी फंक्शन नेम हुआ, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर है, पैरामीटर क्या हो गया, दो पैरामीटर यहाँ पर है num1 num2, और दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। सो देखिए आपको कहीं कहीं कंपाइलर में आपको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नेसेसरी होगा, कहीं कहीं आप सीधे फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए, काम चल जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप हर जगह प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कीजिए। इसमें हमने क्या किया था, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या है, ये आपका क्या है, फंक्शन डिफिनेशन है, और ये फंक्शन यहाँ से कॉलिंग हुआ, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन यहाँ करते हैं मेन के पास कर, मेन के पहले करते हैं। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहीं कहीं ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं मैंडेटरी होता है। सब बेटर है आपके हमेशा प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करिए। प्रोटोटाइप डिक्लेयर क्या क्या मतलब फंक्शन किस तरह का ये बताता है, फंक्शन क्या कर रहा है वो तो आपका फंक्शन डिफिनेशन में आएगा, यहाँ फंक्शन क्या वर्क किया वो फंक्शन डिफिनेशन में आएगा, और फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ आ गया, मतलब किस तरह का फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन का टाइप क्या है, मतलब यहाँ रिटर्न टाइप, टाइप मतलब रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम क्या है ये बता देगा, कितना पैरामीटर यूज करना है ये बता देगा, और किस पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है ये बता देगा। तो इतना चीज आज रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में